बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर ऑफ 28। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह टुडे वी विल कंटिन्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क्स आते हैं वो कौन कौन से रिस्क हैं, हम उन रिस्क को किस तरीके से जो मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क की क्या क्या टाइप्स हैं हमने वो देखी थी। फिर हमने बोएम की देखी थी कि 1989 और 95 के अंदर जो उसने अपने 10 टॉप इम्पोर्टेंट रिस्क दिए थे। फिर हमने लास्ट में उस लेक्चर को एंड किया था इस चीज़ के ऊपर कि 2000 के अंदर 11 मैनेजर्स ने, ठीक है, 83 मैनेजर्स ने 1100 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम करके जो अपना 6 मेजर रिस्क हाईलाइट किए थे। तो नाउ डेज हम जो इंडस्ट्री की बात करते हैं वो 6 मेजर रिस्क हैं जो आपके यूज़ हो रहे हैं आजकल की इंडस्ट्री में, कि हम उन रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फेलियर रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसका फेलियर रेट इंक्रीज़ जो है वो उसका जो फेलियर रेट है वो कभी भी जो है अगर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। तो इसलिए हमने रिस्क को हमने लास्ट टाइम में ये डिस्कस किया था कि हम उसको ज़ीरो लेवल पे तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम उस रिस्क को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन के लिए हमने लास्ट में भी डिफरेंट मॉडल्स देखे, रिस्क की डेफिनेशन देखी, रिस्क क्या है, ठीक है, हम किन किन मेथड से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है हमारे पास रिस्क को मिनिमाइजेशन करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो हम कंटिन्यू करते हैं कि इसके अंदर जो प्रैक्टिस है कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या ये बेसिकली वहीं से कंटिन्यूशन हम कर रहे हैं उसकी। तो जो आपके पास SEI में रिस्क मैनेजमेंट पैराडाइम है, इसके अंदर अगर आप ये डायग्राम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी ये कम्युनिकेट है, ये एक हमने सर्कल बनाया है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम उन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि ये पॉसिबल रिस्क कैन बी अकर इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इन द एनी प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके रिस्क अपने हैं, ठीक है। आपके पास एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है उसके अपने रिस्क हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है तो उसके अपने रिस्क हैं। तो अब हम उन रिस्क को मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर हम उनको यूज़ करके जो आपका रिस्क फैक्टर है हम उसको मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाई से कि ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये आपका आइडेंटिफाई है, ठीक है, कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, देखते हैं कि कितने पॉसिबल जितने भी रिस्क हैं आपके पास। एक सॉफ्टवेयर का हम कहते हैं कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाना है नादरा सिस्टम का, तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, जितने भी रिस्क आ सकते हैं उन तमाम रिस्क को हम पहले आइडेंटिफाई करें, ठीक है। हम ये कहें कि ठीक है जी इसमें, ठीक है, फॉलोइंग रिस्क कैन बी अकर, कि रिस्क नंबर 1 ये हो सकता है, रिस्क नंबर 2 ये हो सकता है, रिस्क नंबर 3 ये हो सकता है, रिस्क नंबर 4 ये हो सकता है, रिस्क नंबर 5 ये हो सकता है। तो वो जितने भी रिस्क हैं हम उन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए। हम जब उन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एनालाइज करते हैं कि भाई अगर ये रिस्क है तो इसकी कि हम इसको इन डिटेल एनालाइज करेंगे कि ये रिस्क हैं। अब उनको एनालाइज करने के लिए भाई रिस्क नंबर 1 है तो उसको पूरा एनालाइज इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है, कि ये किस वजह से आएगा,
कैसे किस तरह आएगा, पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है, क्या आउटकम्स होंगी, किस बेस के ऊपर ये आपका कर करेगा। तो हम आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद, ठीक है, फिर हम उसको प्लान करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने रिस्क नंबर 1 जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसके अंदर एक रिस्क 1 है, एक रिस्क 2 है, एक रिस्क 3 है, एक रिस्क 4 है। इन चारों रिस्क को, यानी रिस्क 1, 2, 3, 4, इन चारों रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि जब हम इसकी एनालाइजेशन करते हैं तो वो हम किस बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं कि इन रिस्क को हम एनालाइज किस तरह करते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर हमने उनको एनालाइज, अब हम प्लान करते हैं। अगर रिस्क नंबर 1 हमने एक उसको आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया और अब हम इसका प्लान बनाते हैं कि इस रिस्क को हम इस तरीके से प्लान करके मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क नंबर 2 है, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, उसको प्लान किया, हम इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। रिस्क नंबर 3 है, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, उसको प्लान किया। रिस्क नंबर 4 है, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, उसको प्लान किया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास जो डिफरेंट रिस्क्स हैं, हम उन रिस्क को आइडेंटिफाई करते जाते हैं, एनालाइज करते जाते हैं और साथ साथ उनका हम जो है प्लान भी, ठीक है, वो भी बनाते जाते हैं कि हमने इन रिस्क को इस तरीके से मिनिमाइज करना है, ठीक है। प्लान के बाद हम उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि अब उनको ट्रैक करना है कि जी ट्रैकिंग से मुराद उनकी मॉनिटरिंग भी है कि ये रिस्क किस स्टेज में आ सकता है। ये अगर हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। वो गैदरिंग करने के बाद फिर हम सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। वो करने के बाद जब हमने सिस्टम का एनालिसिस कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, फिर हमने उस सिस्टम को किस तरीके से बनाना है, ठीक है, फिर हम उसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं। कोडिंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, फिर हम उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, तो फिर उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी इश्योज की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं। ट्रैकिंग करने के बाद हाउ यू कैन कंट्रोल, तो ये हमारे पास एक पैराडाइम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप देखेंगे सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमने उसको प्लान किया और प्लान करने के बाद हमने उसको ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद हमने उसको कंट्रोल किया। तो हमारे पास ये जो मैनेजमेंट का पैराडाइम है, इसमें आइडेंटिफिकेशन है, देन इसकी एनालाइजेशन है, देन प्लानिंग है, देन ट्रैकिंग है, देन कंट्रोलिंग है। तो ये एक लूप है कि हमने उस रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने उसको एनालाइज कर लिया, फिर हमने उसको प्लान कर लिया, फिर हमने उसको ट्रैक कर लिया, फिर हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो हम इस तरीके से जो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की पैराडाइम है, वो आपके कितने कंपोनेंट्स हो गए। नंबर 1 इज कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया, नंबर 2 कि उसको एनालाइजेशन हो गया, 3 उसकी प्लानिंग हो गया, 4 उसकी ट्रैकिंग हो गया और 5 उसकी कंट्रोलाइजेशन हो गया। तो ये 5 जो पैरामीटर्स हैं, हम इनके अराउंड अपने रिस्क की जो पैराडाइम है उसको मैनेज करते हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिस्क, देखिए अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेफिनेटली हम जो हमारा जो एरिया है, ये डोमेन है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके पास रिस्क आ सकते हैं, वो कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, हम उनको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आप देखें कि सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपका रूट नोड कह लें इसको, हम इसको टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं और बॉटम टू टॉप भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टॉप टू बॉटम हम इसको कह लेते हैं कि हम इसको ये कहते हैं कि ये टॉप टू बॉटम है, और अब इसी तरीके से बॉटम टू टॉप भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो टॉप टू बॉटम है,
ठीक है। जो इसका टॉप टू बॉटम है वो आप देख रहे हैं कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये टॉप है, देन फिर बॉटम, देन सो वन एंड, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक रिस्क की असेसमेंट है और एक रिस्क का कंट्रोल है, ठीक है। कि रिस्क को असेस कैसे करना है, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है रिस्क को असेस करने के लिए, और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट आ गया। जो फर्स्ट है ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास रिस्क की मैनेजमेंट है, कि जो आपका रिस्क है वो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और ये आपके पास दो एरियाज हैं, एक रिस्क की असेसमेंट है और एक रिस्क की कंट्रोल है। रिस्क की जो असेसमेंट है उसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं, एक रिस्क की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, एक रिस्क का एनालिसिस देखते हैं और एक रिस्क की प्रोडाइजेशन देखते हैं, ठीक है। ये थ्री सब एरियाज हैं रिस्क की असेसमेंट के अंदर, ठीक है। फिर हम कंट्रोल में पहले बाद में जाएंगे। हमने क्या बात की कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट से हमने ये कहा कि रिस्क की जो असेसमेंट है, ठीक है, वो आपकी क्या है, और फिर रिस्क को कंट्रोलेशन है। अब हमारे पास ये जो रिस्क की असेसमेंट है, हम इस असेसमेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम जो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, फिर रिस्क का एनालिसिस करते हैं और फिर रिस्क की प्रोटाइजेशन करते हैं। ये हमारे पास ये तीन जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन थी, इसके अंदर हमारे पास नंबर वन इज दैट डिफरेंट चेक लिस्ट बनी होनी चाहिए कि जी ये पैरामीटर्स है, ये गोल्स है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5, ठीक है। उस चेकलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। देखिए आपकी एक कार वर्कशॉप पे जाती है, जब आप उसको एक में काम करवाते हैं तो एक चेकलिस्ट बनती है जी, इसका ऑयल, ये वो लिटरम जितनी चीज़ें हैं आप सारी चेक करते हैं। तो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले जो हमारी चेकलिस्ट बनती है, हम ठीक है उसकी चेकलिस्ट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो जितनी भी चेकलिस्ट है वो हम तमाम देखते हैं। ये करने के बाद हम डिसीजन ड्राइवर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो डिसीजन ड्राइवर्स हैं हम उनका एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपने उसका एनालिसिस कर लिया तो अजम्पशन की एनालिसिस कि आपने उसकी जो अजम्पशंस हैं उनका जो एनालिसिस करना है वो आपने किस तरीके से करना है, और फिर आपके पास डीकम्पोजिशन है कि आपने उन तमाम को डीकम्पोज किस तरह करना है। उसकी जितनी भी डीकम्पोजिशन है वो आप सारी की सारी करेंगे। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, एक आपके पास चेकलिस्ट है, एक डिसीजन ड्राइवर एनालिसिस है, एक आपकी असम्पशन का एनालिसिस है और एक आपके पास डीकम्पोजिशन है। तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर चेकलिस्ट, डिसीजन ड्राइवर एनालिसिस, आपके असम्पशन का एनालिसिस और आपकी डीकम्पोजिशन है। इन तमाम की बेसिस के ऊपर हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो अब ये देखें, ये इसके अंदर आपके पास फर्स्ट आपकी चेकलिस्ट आ गई, फिर आपके डिसीजन ड्राइवर का एनालिसिस आ गया, फिर आपके पास जो आपकी असम्पशन थी उसका एनालिसिस आ गया और आपकी डीकम्पोजिशन। ये सारी चीज़ें हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर कर रहे होते हैं, जो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिस्क के एनालिसिस की तरफ, ठीक है। रिस्क के एनालिसिस की तरफ हमारे पास फर्स्ट क्या है कि परफॉर्मेंस मॉडल जो है, ठीक है, हम वो देखते हैं। देन कॉस्ट मॉडल देखते हैं, नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, डिसीजन एनालिसिस करते हैं और क्वालिटी फैक्टर का एनालिसिस करते हैं। देयर आर 5 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज दैट परफॉर्मेंस मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल्स, नेटवर्क एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस और क्वालिटी फैक्टर का एनालिसिस। तो ये जो हमारे 5 मॉडल्स हैं ये हम देखते हैं अपने रिस्क एनालिसिस के अंदर। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर एक तो आपके पास परफॉर्मेंस का मॉडल आ गया, एक आपके जो डिफरेंट कास्ट के मॉडल्स आ गए, एक आपके पास जो नेटवर्क का एनालिसिस है उसका मॉडल आ गया, और आपके पास जो डिसीजन का है उसका एनालिसिस आ गया और क्वालिटी फैक्टर के एनालिसिस आ गए। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, हम ये कि आपके परफॉर्मेंस मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है, आप उनसे परफॉर्मेंस किस तरीके से अचीव करते हैं,
बेस्ट कॉस्टिंग मॉडल्स, ठीक है, कि यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देना है तो उसकी कास्टिंग आपने जब आपने उसकी कास्टिंग की है, आपने जब उसको कास्ट फाइंड की है, तो आपको ये पता चला कि आपने 5 मिलियन कास्टिंग अपनी फाइंड की थी, आपने उसको 7 मिलियन कोट किया था। एट द एंड ऑफ डे आपकी जो कास्टिंग आ रही है वो 7.5 मिलियन आ रही है, तो आप तो 0.5 मिलियन लॉस में चले गए, प्लस टाइम प्लस सब कुछ। तो ये चीज़ें भी देखनी है कि जो आपकी कॉस्ट मॉडल्स हैं वो कैसे हैं, नेटवर्क का एनालिसिस आपने प्रॉपर किया कि नहीं किया, डिसीजन के एनालिसिस देखे कि नहीं देखे, और फिर आपने क्वालिटी फैक्टर्स का एनालिसिस भी करना है कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो आपने क्वालिटी मेजर करनी है वो कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपके 5 फैक्टर्स हैं, आपके 10 फैक्टर्स हैं, आपके 20 फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उन तमाम का आपने क्वालिटी फैक्टर एनालिसिस भी करना है, ठीक है, कि उसके अंदर क्या किन किन पैरामीटर्स के अंदर आपने उसकी क्वालिटी किस तरीके से चेक करनी है, उन तमाम पैरामीटर्स का भी आपने डिटेल एनालिसिस करना है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, रिस्क की ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन के रिस्क को आप प्रायोरिटाइज किस तरह करते हैं, इसके अंदर आपके पास एक रिस्क का एक्सपोजर है, ठीक है, रिस्क लेवरेज है और कंपाउंड रिस्क रिडक्शन है, ये रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन है। तो अब हमने रिस्क की जो असेसमेंट है, रिस्क की असेसमेंट के अंदर हमने क्या कहा, एक तो हमने ये कहा कि रिस्क आपकी उसकी रिस्क की आइडेंटिफिकेशन है, इसमें हमने 4 पैरामीटर्स देखे, फिर हमने रिस्क का एनालिसिस देखा, इसके अंदर हमने 5 पैरामीटर्स देखे, रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन देखी, इसमें हमने 3 पैरामीटर्स देखे। अब हम आ जाते हैं रिस्क, ये तो हमने रिस्क को असेसमेंट के लिए बात की। दूसरा पार्ट क्या है इसका, रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल के अंदर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क की रेजुलेशन है और रिस्क की मॉनिटरिंग है। ये हमारे पास सेकंड प्लान है कि रिस्क कंट्रोल में रिस्क नंबर 1 है आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्लान, नंबर 2 है रिस्क की रेजुलेशन और नंबर 3 है रिस्क की मॉनिटरिंग। अब जो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, इसमें हमारे पास जो है वो बाइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिस्क की अवॉइडेंस है, रिस्क का ट्रांसफ़र है, रिस्क की जो आपका रिस्क है उसकी रिडक्शन है और रिस्क एलिमेंट प्लानिंग है और रिस्क प्लान की इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है, ठीक है, बाइंग इंफॉर्मेशन, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफ़र, ठीक है, रिस्क की रिडक्शन, रिस्क एलिमेंट प्लानिंग और रिस्क प्लान इंटीग्रेशन। ये जो 5 पैरामीटर्स हैं कि ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर आते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह बाय होनी है, रिस्क को अवॉइड किस तरह करना है, रिस्क को आपने ट्रांसफ़र किस तरह करना है, रिस्क की आपने रिस्क की रिडक्शन किस तरह करनी है, रिस्क का एलिमेंट जो प्लानिंग है वो किस तरह करनी है और रिस्क की जो प्लान इंटीग्रेशन है आपने वो किस तरह करनी है। ये आपके पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर। रिस्क रेजुलेशन की अगर हम बात करें तो रिस्क कंट्रोल के अंदर रिस्क रेजुलेशन है कि रिस्क को आपने आपके प्रोटोटाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग के बारे में आपको अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा होगा, सिमुलेशंस क्या कौन कौन सी हैं, बेंचमार्क्स कौन कौन से हैं, उसका एनालिसिस किस तरह करना है आपने, आपकी स्टाफिंग किस तरह है, ठीक है, आपके ये आपके पास सारे के सारे रिस्क रेजुलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। रिस्क मॉनिटरिंग में आपकी माइलस्टोन की ट्रैकिंग है कि जो आपकी काम माइलस्टोन क्या है कि आपका एक टास्क है, ठीक है, जो आपने कितनी देर में आपने उसको कंप्लीट किया है, ठीक है, कंप्लीट किया है कि नहीं किया, ठीक है, वो जितनी भी है वो सारी की सारी आपके पास क्या है, वो आपके पास रिस्क का जो आपका प्लान है कि रिस्क को आपने किस तरीके से मैनेज करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी रिस्क की मॉनिटरिंग है। रिस्क की जो मॉनिटरिंग है इसमें आपकी माइलस्टोन ट्रैकिंग है, टॉप 10 ट्रैकिंग है, रिस्क की रीअसेसमेंट है और आपके पास कोरेक्टिव एक्शन है। तो अब ये हमारे पास एक पूरा सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट का एक विजन चार्ट कह लें आप, ठीक है, या एक कंप्लीट चार्ट कह लें, ठीक है। इस चार्ट को हम देख के हम ये कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क की असेसमेंट है, रिस्क कंट्रोल है। रिस्क असेसमेंट में उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसका एनालिसिस है, उसकी प्रायोरिटाइजेशन है। रिस्क कंट्रोल में रिस्क मैनेजमेंट
की प्लानिंग है, रिस्क रेजोल्यूशन है और रिस्क मॉनिटरिंग है, एंड देन यानी 4 कंपोनेंट्स, देन 5, देन 3, देन 6, ठीक है, देन 5, देन 4। तो ये हमारे पास पूरा एक सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। ये तो सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट था। हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क की जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हमने करनी है। ये आपका एनालिसिस हो गया और ये आपके पास मैनेजमेंट हो गई। अब हमने यहाँ देखना क्या है कि रिस्क की जो मैनेजमेंट है हमने वो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले क्या हो गया, आपके पास आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, हमने वहीं से स्टार्ट किया था। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आपके पास एस्टिमेशन, हमने एस्टिमेशन बड़ी डिटेल में माशाल्लाह लास्ट 2-3 लेक्चर्स में देखिए कि हम किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन किस तरह की जाती है। देन आपके पास इवेलुएशन है कि आपका इवेलुएशन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस के ऊपर आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं। तो जो भी आपका इवेलुएशन क्राइटेरिया है वो आपके पास नेक्स्ट है। देन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ये आपकी प्लानिंग है मैनेजमेंट के अंदर। प्लानिंग के बाद आपकी रिसोर्स, देखें एनालिसिस के अंदर आपकी रिस्क की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है वो किया आपने, उसकी आपकी एस्टिमेशन आ गई, ठीक है, और उसकी इवेलुएशन आ गई। ये चीजें आपकी एनालिसिस के अंदर आ रही हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी एस्टिमेशन, उसकी इवेलुएशन। अब हम आते हैं टूवर्ड्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास जो है आपकी प्लानिंग है कि आप उसको प्लान किस तरह कर रहे हैं। देन आपकी रिसोर्सिंग है कि आपकी जितनी भी रिसोर्सिंग है, कौन कौन सी आपकी रिसोर्सेज है, आप उसकी रिसोर्सिंग किस तरह कर रहे हैं। देन उसकी कंट्रोलिंग है, ठीक है, कि आप उसको कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं, कंट्रोल के मेथड क्या क्या है आपके पास, ठीक है, और आपके पास इसके अलावा उसकी मॉनिटरिंग है। तो अब ये प्लानिंग, देन रिसोर्सिंग, ठीक है, देन कंट्रोलिंग और देन मॉनिटरिंग। अगर हम बैक स्लाइड पे जाएं तो अब ये देखें, ये रिस्क की आपकी आइडेंटिफिकेशन थी और ये आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग था। तो ये आपके पास तो ये आपके पास नंबर 1 आपकी आइडेंटिफिकेशन आ गई, एस्टिमेशन, इवेलुएशन, प्लानिंग, रिसोर्सिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। क्या आप उसको ठीक है, आपको कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। प्लानिंग के बाद आपने देखनी है कि हाउ मैनी रिसोर्सेज यू नीड, ठीक है। आपने उसको कंट्रोलिंग पॉलिसी किया है, किन किन पैरामीटर्स पे आप उसको कंट्रोल करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स आप निगलेक्ट कर देंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी आप अपनी कंट्रोलिंग में देखेंगे। और फिर फोर्थ में आपकी मॉनिटरिंग है कि आप उसकी मॉनिटरिंग की क्या स्ट्रेटजी है, मॉनिटरिंग का क्या प्लान है, आप उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करेंगे। ये जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी जो है आपकी प्लानिंग के बाद आपकी रिसोर्सिंग है, देन आपकी कंट्रोलिंग है और देन आपकी मॉनिटरिंग है। आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारी की सारी इन बेसिस के ऊपर चल रही होती है कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास मैनेजमेंट ऑफ रिस्क है कि रिस्क को आप किस तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट कंसर्न्स, ठीक है, कि रिस्क के जो मैनेजमेंट के कंसर्न्स हैं, क्या क्या व्हाट कैन गो रॉन्ग। फर्स्ट कंसर्न, बहुत से कंसर्न्स हो सकते हैं, हमने कुछ कंसर्न्स बनाए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट जो आपका कंसर्न है, ठीक है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो फर्स्ट कंसर्न है वो ये क्या है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या क्या चीज़ें आपकी गलत हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ों में आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमारा प्लान है वो ये है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। सेकंड इज दैट कि व्हाट इज द लाइकलीहुड, कि आपके लाइकलीहुड, व्हाट इज द लाइकलीहुड, ठीक है, ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइकलीहुड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल द डैमेज बी, कि आपका क्या डैमेज हो सकता है। फोर्थ आपका ये है कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम क्या कर सकते हैं इसके मतलब। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है।
व्हाट इज द लाइकलीहुड, क्या चीज पॉसिबल है। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल द डैमेज बी, आप क्या 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 चीजें आपकी डैमेज हो सकती हैं। फोर्थ क्या है कि व्हाट कैन वी डू अबाउट, हम उन चीजों के बदले क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिस्क मैनेजमेंट कंसर्न्स हैं, ठीक है, जो हमें पहले से देखने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत और भी कई ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने ये 4 क्वेश्चन इसलिए रखे। नॉर्मली जो होता है कि हमने एक ये देखा कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट इज द लाइकलीहुड, व्हाट विल द डैमेज बी, और लास्ट हमने कहा कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। नेक्स्ट आपके पास रिस्क एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। इन क्वेश्चंस के रिस्क को, जब आप रिस्क का एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो इन क्वेश्चन के कुछ हमें आंसर्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट क्या है कि अटेम्प्ट टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए जो हमें रिस्क के एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या क्या हैं, वो आंसर्स क्या क्या हैं, कि वो जो आपके अटेम्प्ट्स हैं टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, व्हाट रिस्क्स कन्फ्रंट द करंट सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो रेज होता है कि वो ये होता है कि व्हाट रिस्क्स कन्फ्रंट द करंट सिचुएशन। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है रेज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम देम, कि क्या प्रोबेबिलिटी है उनकी लॉस होने की। हाउ मच आर द लॉसेस लाइकली टू कास्ट, ठीक है, कि हाउ मच आर द लॉसेस लाइकली टू कास्ट, यानी कि कास्टिंग के जो लॉसेस हैं वो कितने हो सकते हैं। व्हाट माइट बी द लॉसेस इफ द वर्स्ट हैपेंड, कि मैक्सिमम कितने लॉसेस हो सकते हैं अगर वर्स्ट, कि अगर आपके पास 20 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है, आपने स्टार्ट किया, तो एक तो है आप कहते हैं 20 मिलियन में 1 मिलियन लॉस हो सकता है, 2 मिलियन हो सकता है। एक वर्स्ट केस कि मैक्सिमम 10 मिलियन हो जाएगा, 7 मिलियन हो जाएगा। तो जो वर्स्ट केस है आपने वो भी देखनी है कि आपके पास जो व्हाट माइट बी द लॉसेस इफ द वर्स्ट हैपन, व्हाट अल्टरनेटिव चॉइसेस एग्जिस्ट टू अवॉइड द रिस्क, कि आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस कौन सी हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, आपने ये भी देखना है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द पोटेंशियल लॉसेस बी रिड्यूस आर एलिमिनेटेड, कि आपके जो पोटेंशियल लॉसेस हैं वो आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। विल द अल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस अदर रिस्क, ठीक है, जो आपके जो अल्टरनेटिव आपके हैं क्या उसमें तो कोई रिस्क नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट रिस्क कन्फ्रंट द करंट सिचुएशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस फ्रॉम देम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच आर द लॉसेस लाइकली टू कास्ट, what might be the losses if the worst happened, what alternative choices exist to avoid the risks. Next question है, how can the potential losses be reduced or eliminated, और next है, will the alternatives produce other risks, ठीक है, आपके जो alternatives हैं वो अदर रिस्क जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये है रिस्क के एनालिसिस के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर हम अपना रिस्क एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत से हैं, ये वो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिस्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर रिस्क एनालिसिस के लिए हम बेस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। अब हमारे पास जो रिस्क का एनालिसिस है, हमने जो बात की कि रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एस्टिमेशन और रिस्क इवैल्यूएशन, ठीक है। हमने अगर अब इस डायग्राम में देखें बैक पे, तो हमने क्या कहा था कि रिस्क की आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क की इवैल्यूएशन है, और इसके अलावा हमारे पास था कि एक हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह करना है, एस्टिमेट किस तरह करना है, और रिस्क की इवैल्यूएशन किस तरह करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अब रिस्क की जो आइडेंटिफिकेशन है, व्हाट आर द रिस्क, कौन कौन से रिस्क हैं, एंड हाउ कैन दे बी कैटेगराइज, ठीक है, कि आपके पास रिस्क कौन कौन से हैं एंड हाउ कैन दे बी कैटेगराइज, वो किस तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। फिर आपके पास जो रिस्क है उसमें प्रोसेस रिस्क है, प्रोडक्ट रिस्क है और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क है, व्हाई एंड वेयर दे माइट अकर, ठीक है। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में वी हैव
फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिस्क, कौन कौन से हैं, एंड हाउ कैन दे बी कैटेगराइज, वो कैसे कैटेगराइज किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस रिस्क भी है, प्रोडक्ट रिस्क भी है और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क भी है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। नंबर 1 इज दैट प्रोसेस रिस्क, नंबर 2 इज दैट प्रोडक्ट रिस्क, एंड 3rd इज दैट ऑर्गेनाइजेशन रिस्क। अब ये हमारे पास 3 टाइप के रिस्क हैं, जिसमें प्रोसेस रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्क। 3rd क्वेश्चन है व्हाई एंड वेयर दे माइट अकर, वाई एंड वेयर दे, यानी वो कहाँ पे और किस तरीके से अकर हो सकते हैं। अब रिस्क की एस्टिमेशन क्या है, पहले तो हमने क्या कह दिया, हमने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, फिर हमने क्या कहा कि रिस्क की एस्टिमेशन किस तरीके से है कि असेसमेंट ऑफ लॉस प्रोबेबिलिटी एंड लॉस मैग्नीट्यूड फॉर ईच आइडेंटिफाई रिस्क। ठीक है, अब रिस्क की जो आपके पास एस्टिमेशन है, ठीक है, कि रिस्क की जो एस्टिमेशन है वो क्या है कि आपके पास assessment of loss probability and loss magnitude for each identifier risk, ये estimation की बात हम कर रहे हैं। रिस्क को हम किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, हाउ वेरियस रिस्क इंटरेक्ट विद वन एंड अनदर। ठीक है, ये हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क को जो है कि जो आपका रिस्क है उसकी इवेल्युएशन किस तरह है कि जो आपके वेरियस रिस्क आपके रिस्क हैं उसकी हम इंटरेक्शन किस तरह कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, रिस्क की रैंकिंग किस तरह की जाती है कि टॉप लेवल का रिस्क कौन सा है, फिर उसके बाद रिस्क कौन सा है। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास जो 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, हमने फर्स्ट देखा कि रिस्क की आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है, फिर रिस्क की एस्टिमेशन किस तरह होती है और रिस्क की इवैल्यूएशन किस तरह होती है। रिस्क को हम रैंक वाइज ये आपका टॉप लेवल का रिस्क है, उससे कम रिस्क की है, फिर उससे कम रिस्क की है, हम उसकी रैंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देन हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, कि अगर अब रिस्क आपने आ गया तो अब रिस्क की जो मैनेजमेंट प्लानिंग है कि आप उस रिस्क को किस तरीके से ओवरकम करेंगे, ऐसा प्लान किस तरह आप बनाएंगे। तो जो रिस्क की मैनेजमेंट प्लानिंग में है कि प्रिपेयर प्लान फॉर ईच रिस्क आइटम, या अगर जो आपके रिस्क आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक रिस्क का आप एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्रिपेयर प्लान फॉर ईच रिस्क आइटम, कि आपके पास जितने भी आइटम्स हैं हर एक आइटम का आप जो है वो एक प्लान बनाएंगे हर एक आइटम का। और अवॉइडिंग द रिस्क ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हम उन रिस्क को अवॉइड किस तरह करेंगे, ट्रांसफॉर्म किस तरह करेंगे और अज्यूम किस तरह करेंगे। चूज बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट मिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास की पॉइंट है वो ये की पॉइंट है कि चूज बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, कि जो बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट आपका है आप वो चूज करें रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज को मिक्स करने के लिए। डेवलप इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, कि आप उसके साथ साथ इंडिविजुअल रिस्क प्लान भी आप बनाएं कि रिस्क को मैनेज किस तरह करना है, उसकी वर्किंग किस तरह है। तो हमें साथ साथ जो उसके इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट प्लान हैं हमें साथ साथ वो भी बनाने चाहिए कि ये हमारे पास रिस्क के इंडिविजुअल मैनेजमेंट प्लान हैं, हम उन प्लान को भी बना के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि रिस्क की रिसोर्सिंग, कि रिस्क को आप उसकी रिस्क की जो जितनी भी आपकी रिसोर्सिंग है वो क्या क्या है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क प्लान टू रिजॉल्व रिस्क, कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपका रिस्क प्लान है आपने किस तरह का बनाया है, आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अब हमारे पास जो रिस्क की रिसोर्सिंग है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहली चीज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क प्लान टू रिजॉल्व रिस्क। ठीक है, कि आपके पास जितनी भी हैं रिस्क है आपने उन तमाम प्लान को इम्प्लीमेंट किस तरह किया है, रिस्क प्लान को रिस्क को रिजॉल्व किस तरह किया है। और उसकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आपने उन तमाम को किस तरीके से उसको एलोकेट कर रहे हैं, उसकी एलोकेशन का क्राइटेरिया क्या है वो देखें। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर आप रिस्क की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी उसकी कंट्रोलिंग है वो किस तरीके से कर रहे हैं कि ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स रिजॉल्विंग इट्स रिस्क आइटम
ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब जब आपने रिस्क की मॉनिटरिंग भी करनी है, फिर आपने रिस्क को कंट्रोल भी करना है, तो जो आपकी मॉनिटरिंग है या कंट्रोलिंग है वो आप इस तरीके से करेंगे कि ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ठीक है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है आपने, टूवर्ड रिजॉल्विंग इट्स रिस्क आइटम्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि आपके पास जो भी आपने करना है आपने करेक्टिव एक्शन में उसका एक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टूवर्ड रिजॉल्विंग इट्स रिस्क आइटम्स और ट्रैकिंग करेक्टिव एक्शन, ये सारे के सारा हमारे पास रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में आ गया। अब रिस्क की जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स है वो टेक्निक्स क्या क्या है कि जब आपके पास रिस्क आ गया तो अब आपके पास रिस्क की आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है। हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है। एक्सपर्ट जजमेंट, ठीक है, लेकिन एक चीज़ हो है कि आपके पास एक्सपर्ट जो सॉफ्टवेयर उस एरिया में, ठीक है, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है वहाँ का, इंडस्ट्री का, मार्केट का, जो उस पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि उसकी एक्सपर्ट जजमेंट, ठीक है, कि जो उसकी एक्सपर्ट जजमेंट है कि जी आप वो क्या है, ठीक है। एक्सपर्ट जजमेंट के अंदर आप बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, हमने वो किस तरह देखनी है। फिर आपके पास क्या है, आपकी चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि जो आपके पास जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कि जब आपने एक रिस्क बनाया है कि आपकी एक्सपर्ट जजमेंट ये है, फिर आपके पास उसकी चेकलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। चेकलिस्ट के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये आपकी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट के बाद आपकी कॉस्ट की मॉडलिंग, ठीक है, आपकी जो कॉस्ट मॉडलिंग है वो क्या है, आपकी बेंचमार्किंग क्या है, आपकी प्रोटोटाइपिंग क्या है और आपकी वर्स्ट केस सिनेरियोज क्या है। तो रिस्क की जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो आप किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास एक्सपर्ट जजमेंट है, उसमें आपके पास चेकलिस्ट है, उसमें आपके पास कास्ट मॉडलिंग है, ठीक है, उसमें आपके पास बेंचमार्किंग है, उसमें आपके पास प्रोटोटाइपिंग है, उसमें आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं, ठीक है जी। तो अब हम जिस तरीके से अपनी रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो टेक्निक्स क्या क्या है वो हम अब अपने देखते हैं कि उसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक्सपर्ट जजमेंट है, चेकलिस्ट है, कॉस्ट मॉडलिंग है, बेंचमार्किंग है, प्रोटोटाइपिंग है, वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। अब ठीक है, अब एक्सपर्ट जजमेंट के अंदर क्या है कि जो डिफरेंट लोग हैं उनकी क्या राय है, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिन लोगों ने उसके ऊपर उन रिस्क के ऊपर काम किया हुआ है। चेकलिस्ट क्या है कि अगर हम समझते हैं कि ये रिस्क आपके इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हुए टक्कर हो सकते हैं, तो उन चेकलिस्ट को हम पहले देख लें। कास्ट मॉडलिंग हमें देखनी है, बेंच मार्किंग हमारी क्या है, प्रोटोटाइपिंग क्या है, और वर्स्ट केस जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हैं हम उनको किस तरह देखेंगे। एनी टेक्निक दैट प्रोवाइड insight into potential problem is a useful technique for risk identification. An important aspect of risk identification is distinguishing symptoms from root causes. For example, schedule risk is often a symptom of deeper problems, ठीक है। जो आपका schedule आपका risk है is often a symptom of deeper problems के लिए होता है ये। तो ये हमारे पास आ गया कि जो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है और हम उस रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास रिस्क की जो आइडेंटिफिकेशन है फ्रॉम रूट कॉजेज टू आउटकम्स, आप ये देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास फ्रॉम रूट कॉजेज टू आउटकम, ये एक रिस्क को आइडेंटिफाई करने का एक चार्ट है हमारे पास। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये चार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, इसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। अब ये देखें कि कस्टमर फेलियर्स, इनएडुकेट कंट्रैक्ट और कंपनी फेलियर्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ठीक है। ये आपके पास कस्टमर का फेलियर हो सकता है, कंट्रैक्ट आगे इश्यूज हो सकते हैं, कंपनी का फेलियर हो सकता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर है कि जो अपने प्रोजेक्ट लेआउट करना था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका
फेलियर हो सकता है। अब प्रोजेक्ट का जो यानी आप ये देखें कि ये कस्टमर फेलियर है, कस्टमर फेलियर डायरेक्ट इसमें आ रहा है, और आपके पास इनएग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास प्रोसेस फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है। और कंपनी फेलियर के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, इसमें आपके पास आपका स्टाफ फेलियर है, ठीक है। फिर आपके पास जो आपका स्टाफ फेलियर है, ठीक है, इसी के साथ आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है ये उसका फेलियर है। फिर ये आपके पास आपके कस्टमर लॉसेज हैं, और ये आपके पास कंपनी लॉसेज है, और ये आपके पास एक लीगल एक्शन है, और ये आपके पास टेक्निकल फेलियर है। तो ये आपके पास रिस्क को जो जब आपने आइडेंटिफाई करना है, तो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस बेस के ऊपर करनी है आपने, ठीक है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। आप ये देखें कि ये कस्टमर फेलियर, ठीक है, देन आपका कंट्रोल, देन कंपनी फेलियर, देन यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर के ऊपर ले गए, ये आपका प्रोसेस फेलियर के ऊपर आ गया, और ये प्रोसेस फेलियर आपका टेक्निकल फेलियर के ऊपर आ गया। यहाँ से ये आपके पास प्रोजेक्ट फेलियर के ऊपर चला गया, ये प्रोजेक्ट फेलियर आपके स्टाफ फेलियर के ऊपर आ गया। यहाँ से ये आपके पास कंपनी लॉसेस में आ गया, ये आपके पास आपका लीगल एक्शन है, और ये आपके पास आपका कस्टमर लॉसेस है। तो आप इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को ले सकते हैं, कस्टमर फेलियर, इनएग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी फेलियर, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, प्रोसेस फेलियर, टेक्निकल फेलियर, then staff failure, then project failure, then company loss, then legal action, then customer loss। तो आप इस पूरे तरीके से आप अपनी रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह मेथड के थ्रू। तो ये आपके पास कस्टमर फेलियर हो गया, फिर इनएग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर कंपनी फेलियर हो गया, फिर आपके पास टेक्निकल फेलियर है, फिर प्रोसेस फेलियर है, फिर आपके पास प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, फिर ये आपका प्रोजेक्ट फेलियर है, ये आपका स्टाफ फेलियर है, ये कंपनी लॉस है, और ये कस्टमर लॉसेज, और ये आपके पास लीगल एक्शन है। अब आप देखें कि स्टैटिक एंड आल्सो एन ISO line is the line of constant risk exposure probability x loss। अब आप देखें कि 0 to 1 की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 to 1 होती है, ठीक है, ये आपके पास आपकी लॉस है, और ये आपके पास इंक्रीजिंग रिस्क। अब ये देखें P1 जो है आपके पास P1 colon x, P3 colon x, P2 colon x, P4 colon x, P5 colon एक्स, और ये आपके पास P6 colon x। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका रिस्क इंक्रीज कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। जो आपका रिस्क है, ठीक है, ये हम रिस्क एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिस्क है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा है, रिस्क आपका जो है रिस्क आपका इंक्रीज हो रहा है। अब रिस्क की एस्टिमेशन जो है, हम जब रिस्क की एस्टिमेशन की बात करते हैं, तो व्हाट कैन बी डन व्हेन रिस्क फैक्टर कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें इम्पैक्ट है और सिवियरिटी है लो मिड हाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड है लो मिड हाई, ठीक है। तो ये जब हम रिस्क की एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, हम जब, ठीक है, रिस्क को जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमने फैक्टर्स क्या देखे कि व्हाट कैन बी डन व्हेन रिस्क फैक्टर्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये फैक्टर आपके पास लो का है, ये फैक्टर आपके पास मिड का है, और ये फैक्टर आपके पास किस चीज़ का है, ये फैक्टर आपका हाई का है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर लो मिड और हाई ये तीन पैरामीटर्स हैं, लो देन मिड देन हाई, मिड मिड फिर हाई, फिर आपका हाई, फिर आपका हाई, और फिर आपका वेरी हाई। तो ये आपके पास लो है, ये मिड है, और ये आपके पास हाई है, फिर ये लो है, ये मिड है, फिर ये आपका हाई है, ठीक है, फिर ये आपके पास मिड है, ये मिड है, ये हाई है, ये आपके पास यहाँ पे हाई है, फिर हाई है, और ये आपके पास वेरी हाई है। अब रिस्क मैट्रिक्स देखा हमने यूएस एयरफोर्स का, हम इसमें देख रहे हैं कि जो आपका रिस्क फैक्टर है, जो आपके पास यूएस एयरफोर्स का है, रिस्क इंडेक्स इसमें हाई है, मॉडरेट और लो, टेक्स बोथ इवेंट्स लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट इनटू अकाउंट। ये आपके पास डिफरेंट, यहाँ पे ये मार्जिनल है, ये आपका क्रिटिकल है, ये आपका बेसिकली इस लाइन पे आपका इम्पैक्ट आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आपका लाइक्लीहुड आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लो है, ये आपका मॉडरेट है, और ये आपके पास हाई है। इस तरीके से आपका ये एक रिस्क मैट्रिक्स हमने बनाया है।
ये अब इसी का जो हमने वो बनाया है कि अब इसके अंदर आप ये देखें कि हमने ये एक पूरा आइडेंटिफाई पॉसिबल इवेंट्स एंड दे लाइकली, ये रिस्क आपकी ये लिस्ट है कि इवेंट में क्या है, इनएडुकेट प्लानिंग है, पुअर एस्टिमेशन है, इनएडुकेट प्रोसेसेस है, एम्बिगुअस आपकी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नॉट मैनेज है, ठीक है, इनएडुकेट ट्रैकिंग है, डिज़ाइन सही नहीं है, टेस्टिंग के अंदर इश्यूज आपके आ सकते हैं, आपकी स्किल्स के अंदर इसमें इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, अनमोटिवेटेड स्टाफ है, पुअर क्वालिटी श्योरेंस है, कन्फिग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और आपके रिस्क की आईडीज हैं। लाइकली हुड्स में क्या है, ये लाइकली है और पॉसिबल है और इम्पॉसिबल, या तो यानी ये आपकी डिफरेंट आपकी स्टेजेस हैं, ये या तो वो लाइकली है या वो पॉसिबल है या वो आपके पास इम्पॉसिबल है। तो आउटकम में क्या है, अवर बजट है या लेट है, डज नॉट मीट कि वो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, परफॉर्मेंस इनएडुकेट है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, टू डिफिकल्ट टू यूज है, टू कॉस्टली टू मेंटेन है, लॉस ऑफ स्टाफ है, प्रोडक्ट फेल्स है, इंजरी और डेथ टू यूजर्स है, लिटिगेशन है, लॉस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस फेलियर है, और आपके पास लीगल इश्यूज है। ये आपके पास उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, कि ये आपका ये आपका इम्पैक्ट है आई, ये आपका रिस्क है, रिस्क इज इक्वल टू पी इंटू आई, और ये एक्शन है कि या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको मिटिगेट करेंगे या उस प्लॉट को ये करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई पॉसिबल इवेंट्स एंड देयर लाइकलीहुड। ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं पॉसिबल इवेंट्स एंड देयर लाइकलीहुड्स, ठीक है, ये जितनी चीजें हैं हम इसको पॉसिबल इवेंट्स देखने हैं और इसकी इसके जो लाइकलीहुड्स हैं वो देखते हैं। सेकंड क्या है, डिटरमाइन आउटकम्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ईच इवेंट, हम उन तमाम को उनकी जो आउटकम्स हैं और जो इम्पैक्ट है हर इवेंट का हम वो डिटरमाइन करते हैं, उनकी तमाम आउटकम को और उनकी जितनी भी इम्पैक्ट है उन तमाम चीज़ों को हम टेक्निकल देखते हैं। देन हम असेस द ओवरऑल रिस्क ऑफ ईच एंड कंसिडर एक्शन यू विल टेक, कि हम उसको असेस करते हैं, जितने भी रिस्क हैं उन तमाम को कंसिडर करते हैं और एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो कैट क्या है, कैस्टोमेटिक है, देन क्रिटिकल है, मार्जिनल है, नेग्लिजिबल है और मॉडरेट है। तो ये हमारे पास एक चार्ट था रिस्क लिस्ट का। अब हमारे पास जो इम्पैक्ट है और जो लाइकलीहुड है, किस चीज़ पे हो सकता है इम्पैक्ट हो सकता है आपके स्केड्यूल के ऊपर, आपकी कास्टिंग के ऊपर, टेक्निकल आपकी फंक्शनैलिटी है या जो क्वालिटी है उसके ऊपर, और जो आपका अदर्स है। अब इम्पैक्ट लेवल है और वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके पास इम्पैक्ट ऑन है, देन आपका इम्पैक्ट लेवल है, उसकी वैल्यूज़ है, और ये आपके पास आपका लाइकलीहुड है। लाइकलीहुड टू बी जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपके पास रिमोट है 0.1, इसमें आपके पास अनलाइकली है 0.3, इसमें आपके पास लाइकली है 0.5, इसमें आपके पास लाइकली है 0.7, इसमें आपके पास जो है नियर सर्टेनिटी है ये आपके पास 0.9 है। तो ये आपके पास इम्पैक्ट और ये आपके पास लाइकलीहुड है, ठीक है। इसमें आपके पास जो रिमोट है, अनलाइकली है, लाइकली है, आपके पास नेक्स्ट हाई लाइकली है, और आपके पास नियर सर्टेनिटी है। तो ये आपके पास इम्पैक्ट है, और जो आपके पास लाइकलीहुड है ये आपके पास वो है कि उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका लाइकलीहुड क्या है। देन आपके पास रिस्क की इवेलुएशन, ठीक है, कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से इवेलुएट किस तरह करेंगे। अब इवेलुएशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम रिस्क की किस तरीके से हम रिस्क को इवेलुएट कर सकते हैं। नॉट ऑल potential risk can be or should be mitigated, therefore it is necessary to prioritize रिस्क फैक्टर्स, प्रायोरिटी, इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी, यानी इसमें आपके पास एक इम्पैक्ट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रायोरिटी, इम्पैक्ट है, प्रोबेबिलिटी है और टाइम है, और प्रायोरिटाइजेशन में भी बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिस्क एक्सप्लोर, सब्जेक्टिव जजमेंट बाय प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल और कल्चर कंसिडरेशन, कंट्रैक्चुअल एंड लीगल कंसिडरेशन। इसके थ्रू आपकी जितनी भी रिस्क की एवल्यूएशन होती है वो आपकी इन पैरामीटर्स के ऊपर आपके सारे की सारी रिस्क को किस तरीके से आप इवेलुएट करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है कि रिस्क की जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है, ठीक है, रिस्क की अवॉइडेंस, रिस्क का ट्रांसफर, रिस्क की देन है रिस्क की रिडक्शन और रिस्क की एक्सेप्टेंस। ये हमारे पास जो है रिस्क की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं कि रिस्क को अवॉइड किस तरह किया जा सकता है, रिस्क का ट्रांसफर किस तरह होगा, रिस्क की रिडक्शन किस तरह होगी और रिस्क की एक्सेप्टेंस किस तरह होगी। तो अब इसके अंदर क्या क्या प्लान करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है कि हम रिस्क को के अवॉइडेंस किस तरह करते हैं, चेंज द रिक्वायरमेंट चेंज टेक्नोलॉजी। रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करें और अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज करें, ठीक है। एक्सटेंड द स्केड्यूल इंक्रीज द बजट, आप अपना स्केड्यूल एक्सटेंड करें, बजट को इंक्रीज करें। देखें, अगर आपने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक नहीं है, उनको आप चेंज करें, फिर जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं आप उनको देखेंगे वो ठीक नहीं है तो उनको चेंज करें, फिर आप उसको एक्सटेंड करें, जो उसका स्केड्यूल है आप उसको एक्सटेंड करें और फिर आप उसको इंक्रीज, उसका जो बजट है आप उसको इंक्रीज करें। देन आपके पास क्या है, रिस्क का ट्रांसफर, मूव सम फंक्शनैलिटी फ्रॉम सॉफ्टवेयर इनटू द हार्डवेयर और पीपल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। जो आप इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो ठीक है वो आप मूव करें सॉफ्टवेयर से आपके हार्डवेयर में और जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन तमाम में, तो इस तरह आपका रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। मूव सम फंक्शनैलिटी फ्रॉम सॉफ्टवेयर इनटू द हार्डवेयर और पीपल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। रिस्क की रिडक्शन किस तरह है, मिनिमाइजिंग द रिस्क पॉसिबिलिटी एंड आर इम्पैक्ट, कि रिस्क की जो आपका रिस्क है उसकी आप किस तरह कर सकते हैं रिडक्शन, ठीक है। रिस्क का एक्सेप्टेंस, डेवलप एक्शन प्लान एंड कंटिन्यूएशन प्लान, और उसको देखें कि वो प्लान आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। इस तरीके से आप रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन आपके पास रिस्क का मिटिगेशन प्लान क्या है, कि रिस्क का जो आपके पास प्लान है, मिटिगेशन प्लान जो है, risk mitigation plan address risk that can be avoided in the near future, for example obtain training to improve developer skills। देखें, अगर आपका एक डेवलपर है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, पिछले 10 सालों से वो C++ में काम कर रहा है, उसको नई टेक्नोलॉजी C# आ गई है, ठीक है, उसको उसका आइडिया नहीं है, आपकी कंपनी का टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो आप उसकी ठीक है, रिस्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो C# में बेहतर हो सकता है और आप C में किए जा रहे हैं, तो आप उसकी ट्रेनिंग करवाएं, ठीक है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाएं। दैट्स वाई वो आपकी कंपनी के लिए भी बेहतर है, ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए बेहतर है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्टेन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव डेवलपर स्किल्स, कि हम अपनी ट्रेनिंग करवाएं अपने डेवलपर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। यूज़ अ फास्टर प्रोसेसर टू रिड्यूस परफॉर्मेंस रिस्क, ठीक है, कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ अ फास्टर प्रोसेसर, एक फास्टर प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस, ठीक है। अगर आपके पास आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और आपका हार्डवेयर ज़्यादा जो है वो अपग्रेड नहीं है, तो अब अपने जो आपका हार्डवेयर है आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपने उसको फास्ट करने के लिए और अपने रिस्क को बेहतर करने के लिए, ठीक है। इंस्टॉल एंड ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कि आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटेड जो है कि वो सारी की सारी जितनी भी कन्फिगरेशन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसमें सेव कर ले और कर ले। चेंज द सिस्टम टेस्टिंग प्रोसीजर, आप सिस्टम टेस्टिंग प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं। प्लान आर इंटेंडेड टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स बाय एड्रेसिंग द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। तो ये चीज़ें हम अपनी रिस्क मिटिगेशन प्लान में देख सकते हैं। अब रिस्क मिटिगेशन प्लान का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कि हम रिस्क मिटिगेशन प्लान को किस तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, नेम एंड आइडेंटिफाई नंबर, ठीक है, उसका नाम और उसका नंबर को आइडेंटिफाई करें। नेचर ऑफ द रिस्क टू बी मिटिगेटेड, कि नेचर ऑफ द रिस्क जो आपकी मिटिगेटेड है वो क्या है। एक्शन टू बी टेकन, अगर ये इस तरह का रिस्क आएगा तो हम किस टाइप के एक्शंस लेंगे। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। रिसोर्सेज टू बी अप्लाइड, कि कौन कौन सी जो उसकी रिसोर्सेज हैं जो आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। प्रोग्रेस माइलस्टोन्स क्या है आपकी, ठीक है,
और कंप्लीशन क्राइटेरिया, यानी एक तो ये है कि जो आपकी प्रोग्रेस है, आपकी जो माइलस्टोन की प्रोग्रेस है वो क्या है, और फिर आपके पास क्या आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया कि आप उसको किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। आपके पास जो आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया है वो क्या है, प्लान कंप्लीशन डेट कि आप उसको जो प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो कंप्लीशन डेट है वो क्या आ रही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। कि नंबर 1 क्या है कि नेम एंड आइडेंटिफाई नंबर्स, सेकंड क्या है आपके पास नेचर ऑफ द रिस्क टू बी मिटिगेटेड, थर्ड आपके पास क्या है एक्शन टू बी टेकन, फोर्थ क्या है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, फिफ्थ क्या है कि रिसोर्सेज टू बी अप्लाइड, सिक्स क्या है प्रोग्रेस माइलस्टोन, सेवंथ क्या है कंप्लीशन क्राइटेरिया, एट क्या है प्लान कंप्लीशन डेट। तो आप इन 8 स्टेप से आप इसको कर सकते हैं। प्लान मस्ट बी पीरियडिकल, जो आपका प्लान है उसको आप रिव्यू करें फॉर प्रोग्रेस, उसको रिवाइज करें एज नेसेसरी जहाँ जहाँ है, एंड ट्रैक टू कंप्लीशन, उसको कंप्लीशन की तरफ जो ट्रैक करें। नेक्स्ट आता है कंटेंजेनियस प्लान्स। कंटेंजेनियस प्लान्स एड्रेस रिस्क दैट में बिकम प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं फ्यूचर में। फर्स्ट क्या है कि रिस्क ऑफ अ स्केड्यूल डिले इन द फ्यूचर, आपका रिस्क आ सकता है जो आपका स्केड्यूल है, ठीक है, उसमें रिस्क आ सकता है फ्यूचर में। वी आर करंटली ऑन स्केड्यूल बट वी आर कंसर्न अबाउट लूजिंग अ की स्टाफ मेंबर, ठीक है जी। ये हमारे पास नेक्स्ट है कि वी आर करंटली ऑन स्केड्यूल बट वी आर कंसर्न अबाउट लूजिंग अ की स्टाफ मेंबर, कि हम अपने इन टाइम काम कर रहे थे लेकिन आपका एक जो स्टाफ मेंबर है वो इन बिटवीन आपका प्रोजेक्ट को छोड़ कर चला जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट मेमोरी टू इम्प्लीमेंट ऑल एसेंशियल फीचर्स, ठीक है, कि मेमोरी आपके पास इनसफिशिएंट है कि आप जितने भी फीचर्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट वी हैव सफिशिएंट मेमोरी बट वी माइट नॉट लेटर, ठीक है। जब जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट वी हैव सफिशिएंट मेमोरी बट वी माइट नॉट लेटर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऑन द फर्स्ट डे of the project we have sufficient memory but we might not later, हम उसको बाद में नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कंटेंजेनियस प्लान्स के अंदर आता है कि जो हमारे पास कंटेंजेनियस प्लान्स है कि वो क्या है और हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। देन हमारे पास फॉर्मेट ऑफ अ कंटेंजेनियस प्लान, के जो उसका एक फॉर्मेट है वो किस तरह है कि एक कंटेंजेनियस प्लान एड्रेसेस रिस्क फैक्टर फॉर विच नो इमीडिएट एक्शन इज वांटेड अदर देन developing the contingency plan and implementing the risk tracking method, ठीक है। A contingency plan contains a description of the risk factor, कि जो आपका risk factor है उसकी description क्या है, the risk tracking method, कि आप अपने जो आपके रिस्क आ रहे हैं आप उसमें ट्रैकिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, द प्रॉब्लम ट्रिगर क्या है, कि जो आपको प्रॉब्लम है उसका ट्रिगर क्या है, द कंटेंजेंट एक्शन प्लान, कि आपके पास कंटेंजेंट एक्शन प्लान क्या है। तो हमारे पास जो कंटेंजेनियस प्लान एक्शन है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर फर्स्ट क्या है कि ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर, द रिस्क ट्रैकिंग मेथड, थर्ड है द प्रॉब्लम ट्रिगर, ठीक है, फोर्थ है द कंटेंजेंट एक्शन प्लान, ठीक है। ये हमारे पास जो है 4 है। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं हम इनके ऊपर अपना एक प्लान मेक कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर, सेकंड है रिस्क ट्रैकिंग मेथड, थर्ड है द प्रॉब्लम ट्रैकिंग और फोर्थ है द कंटेंजेंट एक्शन प्लान। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है, कि क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या है कि हाउ डू प्रोजेक्ट गेट इनटू क्राइसिस, कि आपके प्रोजेक्ट क्राइसिस के अंदर कैसे जा सकते हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है और हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है जी। लैक ऑफ अटेंशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, बाज़ दफ़ा हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं चलो यार ये ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये ठीक है। तो जब हम ये करते हैं तो फिर जब बाद में उसका एक ही दफ़ा जब रिजल्ट निकलता है और वो सही नहीं निकलता तो फिर हमें पता चलता है कि हमने बात में प्रॉपर उसको टेंशन नहीं दी, जो आपको छोटे छोटे इश्यूज थे हम उन्हें साथ से देखते रहते। ठीक है, ए फोरसीन बट अनमिटिगेटेड सिचुएशन, ठीक है, फोरसीन बट अनमिटिगेटेड जो आपकी सिचुएशन होती है वो हो सकती है, एंड अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन। थर्ड वन की आपके पास एन
अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, और फोर्थ है फेल कंटेंजियस प्लान, आप फेल हो जाता है जो आपका कंटेंजियस प्लान है। तो ये हमारे पास जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि लैक ऑफ अटेंशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, सेकंड है फोर्सिंग बट अनमिटिगेटेड सिचुएशन, थर्ड है एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, और फोर्थ है ए फेल कंटेंजियस प्लान। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कि हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। Projects would never get into crisis situation if risk management were 100% effective, because the goal of risk management is to respond to potential problem with sufficient lead time to avoid crisis. लास्ट स्लाइड में हमारे पास था कि हम इन क्राइसिस को किस तरीके से कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं, कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। फर्स्ट है एक्नॉलेज द क्राइसिस, इन्फॉर्म ऑल कंसर्न पार्टीज, assign responsibilities and delegate authority, provide all needed आपके जितने भी resources हैं including meals and sleeping quarters, then review status on a daily basis, ठीक है, perhaps अगर टाइम हो तो हम twice daily कर सकते हैं, operate in burnout mode और around the clock effort, और establish a drop date at which we acknowledge we cannot overcome the crisis। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट को और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।